दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता कार्ल मार्क्स के विषय में हम यहाँ कुछ बातें रखेंगे, जिनका उनका पूरा नाम जो कार्ल हेनरिक मार्क्स था। इनका जन्म 5 मई 1818 को त्रेवेस यानी प्रसा के यहूदी परिवार में हुआ था। 1824 में इनके परिवार ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। 17 वर्ष की अवस्था में मार्क्स ने कानून का अध्ययन करने के लिए वान विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रवेश लिया। तत्पश्चात उन्होंने बर्लिन और जेना विश्वविद्यालयों में साहित्य, इतिहास और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। इसी काल में वो हिगेल के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। 1839 और 41 लगातार 39 से 41 में उन्होंने डीमाक्रिटस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन पर उन्होंने शोध किया, यानी पीएचडी की, और उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात 1942 में मार्क्स उसी वर्ष कोलोन से प्रकाशित राइन समाचार पत्र में पहले लेखक और पत्र संपादक के रूप में सम्मिलित हुए। किंतु सर्वहारा क्रांति के विचारों के प्रतिपादन, सर्वहारा माने जो श्रमिक वर्ग है, पूरा अपने श्रम के ऊपर आधारित है। जैसे हमारा बहुजन समाज है, हम सभी सर्वहारा हैं। तो विचारों के प्रतिपादन और प्रसार करने के कारण 15 महीनों बाद ही 1843 में उस पत्र का प्रकाशन बंद करवा दिया गया। उस समय उस प्रकाशन के जैसे आज हमारे यहाँ है शासन व्यवस्था, उसी तरह से वहां बंद कर दिया गया। मार्क्स पेरिस चले गए। जब बंद कर दिया उन्होंने पेरिस चले गए, वहां उन्होंने धूस फ्रांसोसिस जारबूसर पत्र में हिगेल के नैतिक दर्शन पर अनेक लेख लिखे। 1845 में वो फ्रांस से निष्कासित होकर ब्रुसेल्स चले गए और वहीं उन्होंने जर्मनी के मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट लीग के निर्माण में सक्रिय योगदान दिया। वो प्रभावित थे, मजदूरों से प्रभावित थे, और उस समय कार्ल मार्क्स सोचते थे हर एक, इन्होंने कहा भी है कि कोई भी चीज, कोई भी उद्योग धंधा कोई पेट से नहीं ले आता है, यही उत्पत्ति होती है, इसमें मजदूरों का हक शोषण होता है। इसके खिलाफ उन्होंने काफी संघर्ष किया। 1847 में एंगल्स के साथ अंतरराष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया। 1848 में मार्क्स ने पुनः कोलोन में नेवेराइजीतों का संपादन प्रारंभ किया और उसके माध्यम से जर्मनी को समाजवादी क्रांति का संदेश देना प्रारंभ किया। 1849 में इसी अपराध में वो प्रसा से निष्कासित हुए और वो पेरिस होते हुए लंदन चले गए और जीवन पर्यंत वहीं रहे। इनको निष्कासित जो ये इन्होंने मजदूरों के, गरीबों के और जो सर्वहारा वर्ग के विषय में ये अपनी आवाज बुलंद करते थे, क्योंकि पढ़े लिखे भी थे, काफी लेखन लिखते थे, किताबें लिखते थे। जब वो थोड़ा प्रकाशित होता था तो वो वहां की जो सरकार थी वो पाबंदी कर देती थी या उनको निष्कासित कर देते थे। तो वो फिर वहां इंग्लैंड में, लंदन में सबसे पहले उन्होंने कम्युनिस्ट लीग की स्थापना का प्रयास किया, किंतु उसमें फूट पड़ गई। अंत में मार्क्स को उसे भंग कर देना पड़ा। अतः उन्होंने अपनी योजना में परिवर्तन करके नए सिरे से लिखना प्रारंभ किया और उसका प्रथम भाग 1867 में दास कैपिटल, द कैपिटल हिंदी में पूंजी शीर्षक से प्रकाशित प्रगति प्रकाशन मास्को में 4 भागों में के नाम से प्रकाशित किया। द कैपिटल के इस भाग मार्क्स की मृत्यु के बाद एंगल्स ने संपादित करके प्रकाशित। इसके बाद जो एंगल्स ने उनके अधूरे सपने को पूरा किया। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड है। इसका विस्तार करते हुए उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और बेसी मूल्य यानी सरप्लस वैल्यू के सिद्धांत की स्थापनाएं की। मार्क्स के सभी आर्थिक और राजनीतिक निष्कर्ष इन्हीं स्थापनाओं पर आधारित है। देखिए ये जो इन्होंने रिसर्च की है, वो जो कोई भी चीज काम होता है
उसको स्थापित करने में ये कैपिटल लगता, पूंजी लगती है। और उस पूंजी के अंतर्गत उसमें जितने भी जैसे प्लांट लगा, बिजली आई, पानी आया, मशीनरी आई, लेबर चार्ज, सारे चीज जोड़ करके उसको डिविडेंड होता है। जैसे उसके जो कीमत वैल्यू होती है बिल्डिंग की, सारे की निकाल करके जो बेनिफिट होता है वो डिविडेंड इतना ज्यादा होता है कि मजदूरों को न देना पड़े। ये सारे कैलकुलेशन करके उन्होंने सारे रिसर्च किया उन्होंने। आज भी हमारे देश में ऐसे ही है कि जो कंपटीशन होता है हमारे देश में, कंपटीशन लोग कहते हैं कि ये एक उद्योग लगाता है, उद्योगपति दूसरा तैयार कर लेता है, सरकारी घाटे में क्यों चलते हैं? क्योंकि हमारे देश में इस तरह कंपटीशन नहीं बना। यानी उद्योग लगाया, उसका जो मिनिमम ये है कि यहाँ शोषक वर्ग इस हिसाब से शोषित करता है कि जैसे आजकल प्राइवेटेशन है, प्राइवेटेशन वाला जो सरकारी अदारे मिनिमम एज 19,000 है, और वो क्या करता है कि मिनिमम एज 19,000 भी नहीं देता है, और सरकारी में मिनिमम एज देने के बाद भी उसकी सारी सुविधाएं होती हैं, उसको छुट्टियां होती हैं, मेडिकल सुविधा होती है, कई चीजें उसमें दिया जाता है, उसकी सिक्योरिटी होती है जॉब की। और ये प्राइवेट वाले में इससे डिफरेंस होता है। वो कंपटीशन क्या करता है, वो सोचता है एक सरकारी कर्मचारी को जो डीए वगैरह मिल करके दिया जाता है उसमें हम 2 या 3 मजदूर रख लेंगे। इसी वजह से मजदूर का शोषण करता है और इसके प्रति किसी भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, न यहाँ हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी है, यानी जवाबदेही बिल्कुल नहीं है किसी की, चाहे वो कोई व्यापारी हो, चाहे वो कोई कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो। इस देश में किसी की भी जवाबदेही निश्चित नहीं हुई है, इसीलिए हमारे देश में इस तरह की समस्याएं बार बार आती हैं। 1864 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना में मार्क्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघ की सभी घोषणाएं, नीति और कार्यक्रम मार्क्स द्वारा ही तैयार किए जाते थे। कोई 1 वर्ष तक संघ का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा, किंतु बाकुनिन के अराजकतावादी आंदोलन, फ्रांसीसी जर्मन युद्ध और पेरिस कम्यूनों के चलते अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ भंग हो गया, किंतु उनकी प्रवृत्ति और चेतना अनेक देशों में समाजवादी और श्रमिक पार्टियों के अस्तित्व के कारण कायम रही। बहुत देशों में है, हमारे देश में भी है, समाजवादी कहने के लिए है, लेकिन समाजवादी यहाँ क्या है कि घर का समाजवाद है, यहाँ वो लोगों का समाजवाद नहीं है, पारिवारिक समाजवाद है। और हमें ये समझने की जरूरत है, जो कम्युनिस्टों, जो मार्क्सवादी उधर बाहर दूसरे कंट्री में है, उनकी जो अवधारणाएं हैं अलग हैं, इस देश से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ ज्यादातर जो यहाँ मार्क्सवाद या कम्युनिस्ट का प्रभाव उतना सफल क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ जो जातीय विभिन्नता है वो विश्व में कहीं नहीं है। वो वहां सारे जो जितने सरभारा हैं, मजदूर वर्ग है, वो सभी को कॉमन में लेकर भिन्नता करते हैं। मजदूरों में जात डाल के भिन्नता करते हैं, धर्म डाल के भिन्नता करते हैं, धर्म डाल के लड़ाते हैं। ये कई चीजें हैं जो हमारे देश में बहुत ही खतरनाक साजिश है। इसको अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ भंग हो जाने पर मार्क्स ने पुनः लेखनी उठाई, किंतु निरंतर अस्वस्थता के कारण उनके शोध कार्य में अनेक बाधाएं आई। 14 मार्च 1883 ईस्वी को मार्क्स के तूफानी जीवन की कहानी समाप्त हो गई। मार्क्स का प्राय सारा जीवन भयानक आर्थिक संकटों के बीच व्यतीत हुआ। उनकी 6 संतानों में 3 कन्याएं जीवित रहीं। ऐसे देखिए, ऐसे हमारे देश में होता तो लोग क्या क्या कह डालते। ऐसे बहादुर लोगों की कहानी है जिन्होंने पूरे विश्व को एक नया मार्ग दिया, लेकिन उनके जीवन का कैसे अंत हुआ, बहुत दर्दनाक कहानी है। 1867 में उसे दास कैपिटल नाम से जर्मन भाषा में प्रकाशित किया गया। अमेरिकी खानाजंगी की वजह से मार्क्स अपनी आमदनी का बड़ा जरिया खो चुका था। उनको जो कई चीजें, किताबें वगैरह लिखते, बहुत सी चीजें के द्वारा उनको जो आमदनी होती थी, जिससे वो संघर्ष करते थे, वो
उसमें बहुत से उनके जो इनकम सोर्सेस होते थे वो समाप्त हो गए। उसके बाद बच्चों के लिए इंतहाई मुश्किलों का जमाना फिर आ गया। ऐसी हालत में अगर एंगल्स के तरफ से सहायता न मिलती तो मार्क्स कैपिटल की तकमील ना कर सकता। द कैपिटल में कार्ल मार्क्स का प्रस्ताव है कि पूंजीवाद के प्रेरित बल श्रम, जिसका काम अवैतनिक लाभ और अधिशेष मूल्य के परम स्रोत के शोषण करने में है। ये बहुत गहराई वाली चीजें हैं, किस तरह से शोषण करता है ये उन्होंने बिल्कुल लिखा है। एक होता है जो बच्चों को एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग पढ़ाई जाती है इंजीनियरिंग में, उसमें ये बिल्कुल खुला होता है कि आपका क्या होता है, किस तरह से वो आप उसको पैसे वसूलते हैं बराबर। इसी तरह से उद्योगपति क्या है, जो सामान की कीमत होती है उसका पूरा उस पर लगा लेता है कि हमारी इतनी मशीनरी लगी, प्लांट लगा, क्या लगा, उसके अनुसार उसकी कीमत तय करता है और उसी कीमत से कितने परसेंट हमें लाभ होना चाहिए सारी चीज तय करके वो निकालता है। और मिनिमम एज जो है मजदूरों का, जो मिनिमम एज सरकारी रेट है उसके हिसाब से वो उसमें कैलकुलेशन डाल देता है। ये आंकड़ा सरकार को। और उनके साथी कार्ल मार्क्स, देखिए दोनों साथी थे, तो साथी वो कामरेड कहते थे, कामरेड को मार्क्सवाद के सिद्धांत के प्रतिपादन के श्रेय प्राप्त है। एंगल्स ने 1845 में इंग्लैंड के मजदूर वर्ग की स्थिति पर द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने मार्क्स के साथ मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की रचना की और बाद में अभूतपूर्व पुस्तक पूंजीदास कैपिटल को लिखने के लिए मार्क्स की आर्थिक तौर पर मदद की। मार्क्स की मौत हो जाने के बाद एंगल्स ने पूंजी के दूसरे और तीसरे खंड का संपादन भी किया। एंगल्स ने अतिरिक्त पूंजी के निर्माण पर मार्क्स के लेखों को जमा करने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई और अंत में उसे पूंजी के चौथे खंड के तौर पर प्रकाशित किया गया।